चलो जी। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? क्लियर है? मसले का शिकार तो नहीं है कोई? चलो अभी जरा 2-3 मिनट है, जरा यूज टू हो जाओ। तो तुम लोग तो यार यूज टू हो ही, ऑब्वियस ही बात है। हाँ भाई, तो ये वीडियो भी आ रही है। सही है, क्लियर हो गया, वीडियो आ गई और ये सारे काम हो गए। ठीक है, डन है। चलो जब तक मुझे यही बता दो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक जो है पढ़ा था। लास्ट क्लास में तुम लोगों को क्या करवा रहा था? मेरे ख्याल से शायद यूनिट वेक्टर करवाया था। क्या करवाया था, जरा बताओ। बेटा ग्रुप पे एक लिंक आया होगा, उसको क्लिक करो, तुम ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है? हाँ जी, तो हम लोगों की तो खैर, बल्कि हम लोगों का तो खैर बना हुआ है ना। फर्स्ट ईयर C2 फिजिक्स, ये रहा। ठीक है जी, ये कराया था मैंने काम। ठीक है ना बच्चों? तो अब जरा इसी को जो है गो थ्रू करेंगे और इसको जो है फिर एज इट इज आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी? ये कैमरा अब सही हो गया। ठीक है, डन हो गया। हाँ अभी तो अब किस तरीके से होगा, कैसे होगा, अब जरा इसके हवाले से हमें बात करनी होगी। तो आए जरा देख लेते हैं इसको। अच्छा भाई, अब तुम लोगों को मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर्स तक जो है वो करवा दिया था। अब किस तरीके से काम होगा, अब इसको जरा जरा देख रहा हूँ। जरा बच्चे आ रहे हैं यार उनको। सही है। चलो भाई, अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। बच्चों हम लोगों ने कुछ वेक्टर्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। अगर मैं तुम लोगों को जल्दी से रिवाइज करवा दूं, बस थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये नेगेटिव वेक्टर पढ़ाया था तुम सबको मैंने, है ना? और उसके बाद फिर मैं तुम लोगों को नल वेक्टर के बारे में समझाया था कि भाई नल वेक्टर क्या होता है। जो जीरो वेक्टर होता है उसे नल वेक्टर कहते हैं। सही है ना? और इसी के साथ साथ जो है तुम लोगों को मैंने फिर जो है फॉर एग्जाम्पल फ्री वेक्टर करवाया था। फ्री वेक्टर के बारे में मैंने कहा था ऐसा वेक्टर जो पैरेलली मूव कर सके क्या कहलाता है? आपका फ्री वेक्टर कहलाता है। फिर हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में बात की थी कि कोई ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बता सके तो पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और फिर एट दी एंड हम आ गए थे यूनिट वेक्टर में कि कोई ऐसा वेक्टर जो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो और इसका काम हो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का पता लगाना। बच्चों ऐसे वेक्टर को हम क्या कहा करते थे? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता था। उसका काम होता था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का पता लगाना। और अगर तुम लोगों को याद हो तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ करता था वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, क्लियर है? अब जो है मैं इसको एक न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, बल्कि 2 न्यूमेरिकल करवा चुका था। अब जो है मैं इस टॉपिक को आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है बेटे? तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा, बेटा उस टॉपिक का नाम है, बेटे क्या मेरा, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या नाम है बच्चे? एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है? तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, आए जरा बात करते हैं इसके हवाले से। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब है वेक्टर्स को जमा करना। सिंपल है। अब देखो, जिस तरह से तुम लोग नंबर्स को ऐड किया करते थे ना, अब नंबर्स को ऐड करने में तो बच्चे ये कहानी होती थी कि आपने 2 नंबर उठाए, उनको ऐड कर दिया, काम पूरा हो गया। यानी कि लेट्स सपोज 2 + 2 4 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से बोलूं यार कि क्या तुम 2 न्यूटन @ 30 डिग्री प्लस 2 न्यूटन @ 60 डिग्री, तो देखो एक वेक्टर है ना ये, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, क्या तुम इनको ऐड कर सकते हो? क्या तुम इनको जो है डायरेक्टली ऐड कर सकते हो? तो अगर तुम इनको ऐड करोगे तो लेट्स सपोज 4 न्यूटन तो चलो हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्शन 30 और 60 मिलकर 90 थोड़ी बनेंगे। ये तो काम ही नहीं हो सकता। सिंपल है, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पता चला कि भाई आप लोग जो है, अलीजा कैमरा ऑन हो गया बेटा, बंद कर लो, थैंक यू। तो आप लोग जो है कर क्या सकते हैं भाई, आप लोग डायरेक्शंस ऐड नहीं कर सकते। इसी मसले के बिना पर हमारे पास एक रूल बनाया गया। वो रूल आप मैट्रिक में पढ़ के आते हैं और फर्स्ट ईयर में मुझे सिर्फ इसका नाम बताना पड़ता है। और उस रूल का नाम होता था बच्चों क्या, हेड टू टेल रूल। याद है नाम क्या होता था? हेड टू टेल रूल।
अच्छा भाई, अब ये हेड टू टेल रूल क्या होता था बच्चों? लेट्स सपोज एक वेक्टर है बेटा, और ये एक वेक्टर है, सही है। इसको नाम दे दिया मैंने वेक्टर ए का बच्चों, उसको नाम दे दिया मैंने किसका, वेक्टर बी का। अब बच्चे, ये जो पॉइंट होता है ना, ये इसे कहते हैं वेक्टर की टेल, और ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसे क्या कहते हैं, वेक्टर का हेड। इसी तरह से ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं वेक्टर की टेल, और ये जो पॉइंट होता है इसे क्या कहते हैं, वेक्टर का हेड। हेड टू टेल रूल बच्चे आपसे ये कहता है कि अगर आपको वेक्टर की एडिशन करनी है, अब देखो ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। एडिशन करनी है तो आप क्या करें, ये वेक्टर आ गया और ये दूसरा वेक्टर आ गया, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, क्या बच्चे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर प्लेस कर दो सेकंड वेक्टर की टेल, इस तरह से। ये देखो, अब मुझे बताओ, ये जो था ये पहले वेक्टर का हेड था, और यही क्या थी, दूसरे वेक्टर की टेल थी। मैं दोनों को प्लेस कर दिया, दोनों जुड़ गए आपस में। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे क्या प्लेस कर दिया आपने, सेकंड वेक्टर की टेल। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे क्या प्लेस कर दिया आपने, सेकंड वेक्टर की टेल। उसके बाद आखिर में एक ऐसी लाइन बनाओ जो फर्स्ट की टेल को आखिर के हेड से ज्वाइन कर दे, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये खाली जगह जो है इसको भर दो। तो स्टार्टिंग खाली जगह की यहाँ से हो रही है और एंडिंग खाली जगह की यहाँ पे हो रही है, तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी क्या, आपका रिजल्टेंट। मैं दोबारा से बताऊंगा उमर, मसला नहीं है, अभी बहुत बार रिपीट करना है मुझे। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपका रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट असल में किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। तो बेटा एडिशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे, हेड टू टेल रूल, और ये बहुत बेसिक रूल है, इसी पे हमें बात करनी है। और हेड टू टेल रूल हमसे ये कहता है कि आपके पास जब भी किसी वेक्टर को ऐड किया जाएगा तो आपको सिर्फ एक काम करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख दीजिए इसके बाद वाले वेक्टर की टेल। जब सारे वेक्टर्स मिल जाएं, जब सारे वेक्टर्स मिल जाएं तो आखिर में एक ऐसी लाइन बनाओ जो फर्स्ट की टेल को आखिर के हेड से क्या करते हैं, ज्वाइन कर दे, और यही चीज क्या कहलाएगी, आपका रिजल्टेंट कहलाएगी। चलें एक एग्जांपल और देते हैं ताकि जो बच्चे अभी ज्वाइन उनको समझ में आ जाए। हेड टू टेल रूल है। चलो बेटा, ये मेरे पास तीन वेक्टर्स आ गए, ये आएगा वेक्टर ए, ये आ गया लेट सपोज आपका वेक्टर बी, और ये आएगा लेट सपोज आपका वेक्टर सी। अब मैंने कहा कि भाई इनका रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए देखो, हेड टू टेल रूल के अलावा और कोई रूल नहीं है। तो मैंने इस वेक्टर को उठाया, यहाँ रख दिया। अच्छा भाई, अब फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, यानी कि जो पहला वेक्टर है ना उसके हेड पर मैं क्या प्लेस करूंगा, दूसरे वेक्टर की टेल। ये देखो कर दी प्लेस। अब दूसरे वेक्टर के बाद भी तो एक वेक्टर है, ये रहा। तो अब मैं दूसरे वेक्टर के हेड पर क्या प्लेस कर दूंगा, तीसरे वेक्टर की टेल, इस तरह से। ये देखो, जब सारे वेक्टर्स मिल जाए, चेन बन जाए, सारे वेक्टर्स कंबाइन हो जाए, तो फिर क्या करें, फिर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो फर्स्ट को लास्ट से मिला दे, यानी कि फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिला दे। तो ये ब्लू लाइन ये काम कर रही है, और ये ब्लू लाइन असल में क्या कहलाएगी बच्चों, सम ऑफ वेक्टर। लेकिन सम ऑफ वेक्टर को हम सम नहीं कहते, रिजल्टेंट कहते हैं, तो उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिजल्टेंट बराबर होगा बच्चे किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। समझना ही सारी बात है। तो ये है बच्चे आपका एडिशन ऑफ वेक्टर का रूल। तो जब भी आप बच्चों वेक्टर की एडिशन करते हैं, आप एडिशन इस तरीके से करते हैं, और ये आपको आती है, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ सब कुछ? चलो भाई कॉपी करो। हाँ अभी जरा उसको बनाना शुरू करो, जरा मैं एक एक जरा कॉमन वॉइस भेज दूं सबको। अच्छा भाई, जितने भी बच्चे बेटा मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं, काइंडली वो हेडफोन का एक सिंबल बना होगा उस पर क्लिक करें और ज्वाइंट ऑडियो करें, वरना आपको आवाज नहीं आएगी। भूल गए बेचारे बच्चे मासूम से कि ज्वाइंट ऑडियो कैसे करते हैं। खैर है, मसला नहीं। अच्छा तुम सबकी चैट अब मैं, हाँ अब मैंने होस्ट पे करी है। बेटा अभी इतनी स्टार्ट हो चुकी है, और हेड टू टेल समझाया मैंने। मुझे लगता है आज थोड़ा सा कम ही पढ़ाना पड़ेगा, आज ज्यादा नहीं करूंगा, ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, फटाफट शुरू हो जाओ।
तो मैं चाय आ गई, चाय पी लेता हूँ। हाँ भाई, कोई सवाल है तो यहाँ से पूछ लो। पहले ये ज्वाइंट ऑडियो का मसला खत्म हो जाए, फिर जरा देखते हैं उसको। हेड टू टेल रूल अभी दोबारा से आएगा। अभी जो काम बना हुआ ना हुजैफा, उसको थोड़ा जल्दी से कॉपी कर लो। अभी हेड टू टेल रूल चलता रहेगा। मेरी तबीयत सही है, हाँ सही है, अल्लाह का शुक्र। पीडीएफ रेगुलर रेगुलर भेज दीगा, काम क्लास के बाद शेयर करेगा। हाँ यार, अब तो आपका भाई फारिग हो गया ना बिल्कुल। अब आप घर पे ही हैं बिल्कुल। सारे आप जो काम जिस तरह से होगा, जितना से आप हो सकेगा ले सकेंगे। लेकिन देखो भाई, क्लासें जो है लेनी है, क्लासें लेना जरूरी है भाई, क्लासें लेनी है आपको लाजमी तौर पर। ठीक है भाई, आगे चलें इसको लेके। चलो बच्चों, अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। ये काम जो है भाई मिल जाएगा, किसी का रह गया हो तो दोबारा से जो है वो कर लेना। अब मैंने आज याद करानी है कुछ प्रॉपर्टीज, बस वो प्रॉपर्टीज याद कराऊंगा, क्लास वाइंड अप कर दूंगा। कंप्यूटर की क्लास में भी आज मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे ना असल में इन 3 बच्चों की फिगर है, इनके माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। हालांकि पुराने बच्चे लोग क्लास ले चुके हैं, अलीजा, हुदा और ये, या किसी के बाद नंबर हो तो देख लो भाई, इनको क्या फंड है। खैर है, जब होगा तो देख लेंगे, तो रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा भाई, अब बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो याद करो अच्छी तरह से। चलो भाई, प्रॉपर्टीज याद करो। प्रॉपर्टीज क्या है बेटे? ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे, और इंशाल्लाह जब फर्स्ट ईयर में हम आगे चलेंगे तो ये बहुत यूजफुल होंगी। दूसरा, सेकंड ईयर में बहुत यूज है भाई इसका, तो ये पढ़ लो ढंग से, इत्मीनान से। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिड्यूस्ड हो चुके थे, पता नहीं मैंने लास्ट वीक बताए थे या नहीं बताए थे। बता दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो सुन लो। तो वो रिड्यूस वाले टॉपिक मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि आगे चल के उनका यूज है भाई, तुम उनको छोड़ नहीं सकते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सही है ना। तो बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? अगर आपके पास कभी ऐसा सीन हो कि दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हो, अच्छा एडिशन हमारे पास है 2 वेक्टर्स की हद तक ही है, 2 वेक्टर्स ऐड हो रहे हो, और 2 ऐसे वेक्टर्स ऐड हो रहे हो जो आपस में क्या हो बच्चों, पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल। अब ये पैरेलल क्या होता है बेटा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। पैरेलल का मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। जैसे एक आ गया पहला वेक्टर, जिसको मैंने कह दिया ए, दूसरा आ गया दूसरा वेक्टर, जिसको मैंने कह दिया बी। ये देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, एक ईस्ट की तरफ है तो दूसरा भी कहाँ है, ईस्ट की तरफ है। समझ में आ रही है बात है? तो अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चे, 0 डिग्री। सही है, यानी कि ये देखो, ये ईस्ट, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये साउथ होता है। तो दोनों के दोनों ईस्ट की तरफ है ना, लेट्स सपोज। तो ऐसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकलता है डायरेक्टली वेक्टर्स को ऐड करके। क्या करके? वेक्टर्स को ऐड करके। ऐसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकलता है बच्चों? डायरेक्टली वेक्टर्स को ऐड करके। समझ में आई तुम लोगों की बात? ये याद करना ही प्रॉपर्टी है, समझे भाई? हाँ वैस बोलो, जो भी मसला हो भाई फौरन फौरन पूछ लेना मुझसे। हाँ वैस बोलो बेटे। एडिशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन नहीं है बेटा, ये मैट्रिक में हुआ करती थी। अब हमारे पास ये टॉपिक है, अभी आगे चल के आएगी, परेशान ना हो, सारा काम हो जाएगा आपकी, ठीक है। हाँ बच्चों, तो जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? बाय सिंपली एडिंग देम। अब ये तो तुम लोग खुद भी बता सकते हो यार, जरा इंटरैक्टिव करना शुरू करो। सर पेपर में सॉल्व सॉल्व की तरह आएंगे, हाँ उसके न्यूमेरिकल आते हैं। असद साहब, मैंने अभी ये बताया कि अभी जब भी आपको वेक्टर्स को ऐड करना हो और वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, पैरेलल मतलब सिमिलर डायरेक्शन में हो, तो आप बस डायरेक्टली क्या करते हैं, उनको ऐड कर दो। सही है सर? बाकी हाथ की हाथ रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, टेंशन ही नहीं लेनी है आपने। कुछ रह जाए तो आप वहां से देख सकेंगे इंशाल्लाह, वरना पूछ लेना मुझसे व्हाट्सएप पे। अच्छा भाई, अगर वेक्टर्स पैरेलल ना हो बल्कि क्या हो, अपोजिट। अब देखो, अपोजिट को मैं कह सकता हूँ एंटी पैरेलल, यानी कि जो पैरेलल ना हो, तो पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल ही होगा ना बेटे। तो बच्चे, अगर कोई वेक्टर एंटी पैरेलल है तो उसका मतलब क्या होगा, एक वेक्टर ईस्ट की तरफ है तो दूसरा किसकी तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। एक वेक्टर है आपके पास इस तरफ, लेट्स सपोज ए है, तो दूसरा इस तरफ होगा। अब यार ये तो तुम लोग खुद बता सकते हो। मुझे बताओ, अगर सिमिलर सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स ऐड होकर रिजल्टेंट निकालते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन वाले कैसे निकालेंगे? ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके? जल्दी बता दो, सिंपल है। मासूमा मासूमा ने बता दिया भाई, माइनस करके। तो आपस में क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, इनको याद कर लो। ये प्रॉपर्टीज मैंने कहाँ से निकाली? हेड टू टेल रूल से निकाली।
समझ में आई सारी बातें तुम लोगों को? चलो भाई, दो तो हो गई, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी करते रहे, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना हमेशा एडिशन ही हो रहा हो और सब्ट्रैक्शन ही हो रहा हो। अगर वेक्टर्स आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर, क्या हो गए, परपेंडिकुलर, अब क्या होगा? परपेंडिकुलर का मतलब एट कितने डिग्री, 90 डिग्री, और अपोजिट का मतलब होता है एट कितने डिग्री, 180 डिग्री, और पैरेलल का मतलब तो बता चुका था, 0 डिग्री। अब सुनो, परपेंडिकुलर में लेट सपोज ये आएगा पहला वेक्टर, अच्छा भाई जिन्होंने हेड टू टेल रूल मिस कर दिया था देखें, और ये आ गया दूसरा वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री पे। अब मैं इनको ऐड करता हूं, तो हेड टू टेल रूल ये कहता है कि भाई पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर की टेल को लाके रखो, मिलाओ, मिल गए, और उसके बाद एक ऐसी लाइन बनाओ जो फर्स्ट की टेल को आखिरी के हेड से ज्वाइन कर दे, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के गैप को मिला दो। तो ये लाइन क्या कहलाएगी बच्चे, तुम्हारा रिजल्टेंट कहलाएगी। समझ में आई तुम लोगों की बात है? क्लियर है? तो ये रिजल्टेंट बन गया आपका। तो हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड हुए। अब मुझे असल में इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला चाहिए, तो कैसे निकलेगा? अब जरा आप में से मुझे जरा बताएं कि ये कौन सा ट्राइंगल बना है, ये कौन सा ट्राइंगल बना है, कोई बता सकता है मुझे? जल्दी जल्दी बता दो चैट पे फटाफट। गुड, राइट एंगल ट्राइंगल। हम्म, सही बच्चों, गुड, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान 90 डिग्री से होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन नाम होते हैं बेटा, तीन साइड्स होती हैं। सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाता है, बेस। सही है जी। और राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक में भी एक थ्योरम पढ़ाया गया था, और आपको पता भी होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सही बच्चे मेरे? अब देखो हाइपोटेन्यूज की जगह बच्चे क्या आएगा, आर, आर का स्क्वायर। बेस की जगह पे क्या आएगा बच्चा, ए का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा बेटे, बी का स्क्वायर। समझ में आई तुम लोगों की बातें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब आर से स्क्वायर हटा दो, ये स्क्वायर हटा दो, तो स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब अगर तुम लोग थोड़ा सा गौर करो उस पर, और थोड़ा सा दिमाग चलाओ, दिमाग शरीफ चलाओ अपना, तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो आपस में स्क्वायर होकर ऐड हो रहे हैं, और जब वो ऐड हो रहे हैं तो इनका आंसर का क्या लिया जा रहा है, रूट लिया जा रहा है। अगर आप थोड़ी सी पुरानी बात याद करें, मैंने आपको जब यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया था उस वक्त मैंने कहा था जब भी किसी वेक्टर के साथ आई, जे और के लगाओ तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए याद है उसके नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड किया करते थे, और फिर क्या ले लिया करते थे, रूट। तो वो काम और ये वाला जो काम मैंने अभी सिखाया, ये दोनों सिमिलर है। तो ये सिमिलर कैसे है, ये वाला जो काम है ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए होता है, और वो जो आई जे के वाले वेक्टर्स थे, वो आई जे के भी आपस में क्या थे, आई कौन सी एक्सिस थी, एक्स, जे कौन सी एक्सिस थी, वाई, और के कौन सी एक्सिस थी बच्चों, जेड। तो ये सब की सब आपस में कितने डिग्री पर थी, 90 डिग्री पर थी ना। तो अगर वहां पर 90 डिग्री अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पर कोई नया होगा क्या, यहाँ पर भी यही होगा। तो भाई कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा, सिर्फ जगह बदल रही है आपकी। समझ में आई सारी बातें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बच्चे इसका मतलब पता ही चला, यहाँ पर जो काम मैं करा रहा हूँ वो मैं तुम लोगों को पिछले हफ्ते करवा चुका हूँ। बस मैंने तुम लोगों को ये बताया नहीं था, सिर्फ मैंने एक जुमला याद करा दिया था कि जब भी आई जे के मौजूद हो तो जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सबको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, और सबका क्या ले लेंगे बच्चे, रूट ले लेंगे। समझ में आई सारी बातें? तो बेटा ये तीन मेथड्स हैं जो मैं तुम लोगों को याद कराने, तो ये तीनों मैंने तुम लोगों को याद करा दी। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ, वरना पे मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कॉपी कर ले जरा, शाबाश। रिप्लाई कर दो, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, थोड़ी सी उंगलियां चलानी है। स्क्वायर है ना तो रूट हट गया उससे, स्क्वायर अंडर रूट लिया ना, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट स्क्वायर का उलट उल्टा होता है ना, कैंसिल हो जाता है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल है बेटा, सिर्फ न्यूमेरिकल है। डन है भाई सीन। चलो भाई आगे चलेंगे आप। अब आते हैं जनरल केस पे। जनरल केस मतलब ये इंपॉर्टेंट है भाई, जनरल, इस जनरल केस से ही सारे केस निकलते हैं। जनरल केस मतलब जब आपका एंगल कुछ भी हो, यानी कि ना तो वो जीरो
ना तो वो 180 हो ना तो 190 हो, यानी कि 3 जो केसेस कराए थे वो है ही नहीं। अब आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी होगा, तो अब क्या करेंगे? अब हमारे पास ना एक लॉ है जिसका नाम है कोसाइन लॉ, हम वो यूज करेंगे। कोसाइन लॉ मैट्रिक में पढ़ाया जाता है, याद भी होगा बच्चों को। जब ये टॉपिक इंक्लूडेड था तो मैं इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी करा दिया करता था, लेकिन वो कराता था जब आप मेरे सामने होता था। अब आप मेरे सामने नहीं है, मेरे वर्चुअली मेरे सामने, और ये टॉपिक रिड्यूस भी हो चुका है, तो अब मैं इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा, अब मैं इसका फॉर्मूला याद करा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसका फॉर्मूला ये होता है, ये देखो, रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही बन गया परपेंडिकुलर वाला, लेकिन ये थोड़ा सा और आगे जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। समझे? तो ये जो फैक्टर है ना, ये इजाफी आ गया इसके साथ, और ये रिजल्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा फॉर्मूला बराबर है किसके? ए प्लस बी के। किसके बराबर है बच्चे? ए प्लस बी के। समझे? तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं? जनरल होते हैं। जनरल मतलब उनके दरमियान में कोई भी एंगल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं कि बेटा मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसका रिजल्टेंट निकालना है बी के साथ, और वेक्टर बी जो है उसने ए से कितना एंगल बनाया हुआ है? 30 डिग्री का। तो अब ना तो मैं पहले वाली टेक्निक यूज कर सकता हूँ, ना दूसरी वाली, ना तीसरी वाली। अब मुझे जानबूझकर यूज करनी पड़ेगी कौन सी टेक्निक? ये वाली। तो कौन सी टेक्निक यूज करूंगा? जनरल वाली टेक्निक। समझ में आई सारी बातें? तो अब जब इसका रिजल्टेंट निकाला जाएगा, तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा बच्चे? कोसाइन लॉ। क्लियर हुआ? मसला तो नहीं है इसमें कोई। और कोसाइन लॉ के साथ जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा। रिजल्टेंट का वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं थीटा। रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है बच्चे उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा। ठीक है? क्लियर है? इस रिजल्टेंट के एंगल को निकालने का भी तरीका है, लेकिन वो अब हमारे कोर्स से रिड्यूस हो चुका है, तो अब मैं उसको पढ़ाने में खास तौर पे कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखता। जब जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे, लेकिन अभी इतनी बात काफी है। तो ये रिजल्टेंट वाली टेक्निक समझ में आ गई तुम सबके? वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? यहाँ तक मुझे बताओ, कोई परेशानी है तो बता दो, वरना फिर मैं आगे चल के एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, बस पे काम खत्म आज का। हाँ बच्चे, मासूमा सही कह रही हो। रिजल्टेंट का जो एंगल होता है ना, रिजल्टेंट जब निकाल लो तो उसके लिए कौन सा एंगल होगी? कोसाइन लो। रिजल्टेंट कितना टेढ़ा है वो कौन बताएगा? अल्फा। और वेक्टर्स कितने टेढ़े हैं वो कौन बताएगा? थीटा। यानी कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया। कोसाइन लॉ में ये जो वेक्टर्स गिवन होंगे ना, उनके मैग्नीट्यूड्स आएंगे और उनका एंगल आएगा। इसको मैं अभी सॉल्व कराया था। समझे? क्लियर है? माइनस बेटा वो मैथ्स वाले लेते हैं, मैथ्स वाले एंटी क्लॉकवाइज एंगल वो क्लॉकवाइज मेजर करते हैं और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज से सॉल्व करते हैं, इसी वजह से माइनस लेते हैं। फिजिक्स में ये काम हम इस तरीके से करते हैं, प्लस से करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम दोनों तरीके से काम कर रहे होते हैं, एडिशन भी कर रहे होते हैं वेक्टर्स की, सब्ट्रैक्शन भी कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, अगर यही कोसाइन लॉ मैं वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन की नहीं दिखाऊं, यानी कि ए प्लस बी के बजाय मुझे ए माइनस बी निकालना हो, और केस जनरल का हो, तो बेटा कोसाइन लॉ जनरल केस में माइनस की नहीं कैसे अप्लाई होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस था ना, अब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। समझे? तो यही, ये भी कोसाइन लॉ ही है, ये भी कोसाइन लॉ ही है, लेकिन ये वेक्टर्स की एडिशन की नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन की नहीं हो रहा है। हाँ तो बेटा मैंने बंद की हुई है ना सभी चैट, सिर्फ मुझे चैट दिख रही है, आपको किसी को नहीं दिख रही। ठीक है? सही है भाई, क्लियर है? कॉपी कर लो उसको जल्दी से, बस एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ और उसके बाद बस काम खत्म कर रहा हूँ। ये मैंने इसलिए करा दिया ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जब आगे चल के मैं यूज करूँ तो तुम लोगों को पता होगा भाई ये था क्या असल में। तो फाइंड दी रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ 3 Newton and 4 Newton which are at 30 डिग्री। हाँ बच्चों, रिजल्टेंट निकालो जब वेक्टर आपस में कितने डिग्री पर हो बेटे? 30 डिग्री पर हो।
कॉपी करो क्वेश्चन, शाबाश। हाँ बच्चे, कोसाइन वाला फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है भाई, कॉपी हो गया। बस अब बस मैं इसका सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, बस मैं आज की क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। ये ताकि तुम लोगों को ना एक एक्सपीरियंस हो गया ना यार, एक्सपीरियंस हो गया ना कि किस तरीके से काम करना है, कैसे हो रहा है क्लास। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं दी थी, तो मैंने कहा आज एक आसान सा काम करा देते हैं और कम पढ़ाते हैं, ताकि पूरा काम जो हो जाए। आज बस कंप्यूटर की क्लास में भी जो मैंने तुम लोगों को कमांड सिखाई थी उसी का जैसा कुछ कराऊंगा काम, बस खत्म। अच्छा जी सुनो, ये वाला काम हो गया। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, एक वेक्टर है ए जो किसके बराबर है 3 न्यूटन के, दूसरा वेक्टर है बी जो किसके बराबर है बच्चे मेरे 4 न्यूटन के। रिजल्टेंट निकालना है। एंगल है 30। अब तुमने पता लगना चाहिए कि सर एंगल 30 है तो किस तरह से काम करेगा, कोसाइन के थ्रू काम करेगा। तो रिजल्टेंट बराबर होता है a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा के। सही है भाई। चलो अब ना कैलकुलेटर ढंग से यूज करना बच्चों, कैलकुलेट करने में तुम लोग गलती करोगे। a² की जगह पे आएगा 3 का स्क्वायर, b² की जगह पे 4 का स्क्वायर +2 a की जगह पे 3, b की जगह पे 4 इंटू कॉस 30। समझे? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 करोगे, 4 का स्क्वायर 16 करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले से, कौन से 4 3 = 12, 12 2 = 24। एक कैलकुलेटर से कर सकते हो। और अब जो आंसर आएगा ना उसको cos 30 से मल्टीप्लाई करना। अब सुनो किस तरह से करोगे। इन दोनों नंबर्स को तो ऐड कर लो, इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे 5 हो जाएंगे, और फिर तुम्हें इसको आपस में ऐड करना होगा, फिर से सॉल्व करना होगा। समझे? चलो शाबाश, कॉल सॉल्व करो जल्दी से, मैं एक कॉल उठाऊं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। तो मेरे हाल से वो अपना वो होगा ना, जब मैंने बांटे तो ये आया नहीं होगा मेरे हाल से, क्लास में नीचे रखे होंगे आगे व्हाट्सएप पे, या तो नीचे। हाँ दे चुका हूँ, दे चुका हूँ, दे चुका हूँ। ठीक है हाँ बच्चे, 25 है। 24 cos 30 सॉल्व करो, 24 से मल्टीप्लाई करो, 25 से ऐड करो, फिर रूट लेके जरा सब मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। शाबाश। अब देखो यहाँ पे सबका यूनिट न्यूटन है, तो बच्चे यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा। या कोई आंसर बताओ जल्दी से। 6.67, ठीक है, गुड। तो आंसर आ रहा है बच्चों कितना, 6.76। ये है आंसर। गुड, गुड रच। लड़कों तुम लोग भी भेज दो। समझ में आई सारी बातें? अब सुने भाई, जिनसे कैलकुलेटर में नहीं हो रहा, जिनसे कैलकुलेटर के थ्रू नहीं हो रहा, मैं जरा उनके लिए जो है एक तरीका सिखा दूं आपको कि किस तरीके से उनको जो है करना है। सही है? अब जरा समझिएगा। चले जी। एक सेकेंड। अब इन सबके सामने कैलकुलेटर आ रहा है। सही है? क्लियर है? आ गया? अब देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सही है जी, 3 का स्क्वायर हो गया। फिर 4 का स्क्वायर,
ठीक है, प्लस 2 × 3 × 4 इंटू कॉस 30, और ब्रैकेट ओपन होता है तो ब्रैकेट क्लोज कर लो, इज इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया। अब ले लो क्या इसका रूट, तो इस तरह से आएगा। समझ में आया सबको? हाँ भाई, क्लियर हो गया? इस तरह से करना है बस। तो ये वाला जो काम है वो एज इट इज यहाँ पर जो है कर लिया जाएगा, बस जिंदगी आसान उसके बाद। सही है भाई, क्लियर है? बहुत हार्ड है, इसमें क्या मसला है भाई? कैलकुलेटर चलाना नहीं आता तुम साकिब? ट्राई करो, हिम्मत करो, कोशिश करो, हो जाएगा। सही है भाई। अब तुम लोगों को मैं, सबको समझ में आ गया ना? किसी को मसला तो नहीं है इसमें? अब जो बेटा ये हो गया, अब इसी जैसा एक सवाल दे रहा हूँ और बस आज के काम को वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल कराऊंगा। कल, आज पहली क्लास थी भाई बहुत सारे बच्चों की। अच्छा, सही सही। तो पहली क्लास थी तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा हल्का हाथ रखा है। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर इसको फिर खींचेंगे लंबा लंबा, ठीक है भाई? अच्छा जी, तो बच्चों ये लाजमी तौर पे बेटा दयानतदारी के साथ ही कर लीजिएगा काम। वेक्टर है 6 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर है 8 न्यूटन का, और जो एंगल है वो है 60 डिग्री, और आपको निकालना है रिजल्टेंट। सही है? मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ आपके सामने कि भाई किस तरह से होगा। जब इसका आंसर निकालोगे ना बच्चे, तो ये आएगा, तो आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग। बी की वैल्यू है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। इसका जब रिजल्टेंट निकालोगे ना तो आएगा 12.16। समझे बच्चे? बस ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई? सही है बच्चों? बस भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। ये लो भाई, तुम लोगों के सामने पीडीएफ भेज रहा हूँ खुद को। रुक जाओ, अपने आंखों से देख लो, पीडीएफ आ रही है मेरे पास, वरना क्लास कट जाएगी, मैं भूल जाऊंगा फिर भेजना। चलो बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से। अल्लाह हाफिज। कोई भी मसला हो बेटे, जो लोग बाद में इन्होंने ऑनलाइन क्लास से पहले नहीं थी, फौरन मुझसे बात कर लेना। अपने अंदर मत रखना मसले को कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं। समझे? फौरन मुझसे बोल लेना। अल्लाह हाफिज। अभी कंप्यूटर की क्लास पे टाइम पे स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा कंप्यूटर में, वो ज्यादा नहीं आ रहा, ज्यादा नहीं आज, थोड़ा बहुत, ठीक है जी? चले जी, अल्लाह हाफिज।